जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, तो आप सभी साथियों का एग्ज़ाम पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका है आज। और काफ़ी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। तो गाइस, हम लोग आपके सामने कट ऑफ लेके हाजिर हो चुके हैं एनएम का। जैसे कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो एनएम की पूरी रूल बुक है, ओके, यानी आपका प्रवेश किस प्रकार से होगा और वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, वो सबसे पहले समझाने का वादा किया था। उसके बाद आपकी कट ऑफ बताएंगे हम लोग यहाँ पे, ओके। यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा और यहाँ पे क्या क्या आप लोगों को सावधानी बरतना है। आप लोगों की यानी जो ट्रेनिंग अवधि है वह कितनी है और कितनी, यानी क्या क्या, यानी ट्रेनिंग अवधि के दौरान क्या क्या आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखना है यहाँ पे उसके बाद आपकी जो प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कितना सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होगा ये भी यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। देन उस ये सब नियम समझाने के बाद आपका अंत में आपको कट ऑफ बताया जाएगा कि आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके अनुसार, आपके नंबर के अनुसार यहाँ पे एनालिसिस किया गया है, कट ऑफ तैयार किया गया है, वो बताया जाएगा। देन यहाँ पे सबसे पहले बात बता दूँ आपको कि जिन साथियों के किसी कारणवश नंबर कम आए हैं, ओके, उन साथियों के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप सभी साथियों को किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले अपने आप का खुद विश्लेषण करना होगा कि हम लोगों ने कहाँ पे गलती कर दी और इस बार हमसे क्या चूक हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने कम नंबर प्राप्त किया है। और खुद के अंदर से वो कमी निकाल कर आप लोग फिर से दोबारा यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दोगे ताकि आने वाली वैकेंसी आपके हाथ से जा ना पाए। गाइस, सबसे पहले उन सभी साथियों को कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मौके बहुत बार मिलते हैं, बस उस मौके को अपने हाथ में लाना आपके हाथ में है और इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। पूरी प्रयत्न, मेहनत और लगन के साथ उसे पाने की कोशिश करना होगा, ओके गाइस। तो जिन साथियों के नंबर कम आए हैं वो साथी निराश ना होवे और आगे आप लोग और मौके की तलाश करें और उन मौक़ों के लिए पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ओके गाइस। देन जिन साथियों ने अच्छे खासे नंबर गेन किए हैं उन साथियों को भी हार्दिक बधाई। और अब हम स्टार्ट करते आपका एनएम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले बात बता दूँ आपको, आपका जो एनएम है उसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी सहायक नर्स दाई। अब ये जो है ये आपका किसी भी प्रकार का कोई कोर्स नहीं है, ओके गाइस, कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है और कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रेनिंग है, ओके। ट्रेनिंग मतलब किसकी ट्रेनिंग, जो सहायक नर्स दाई है उसको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, ओके। कितने साल तक, 2 साल तक, यानी 2 साल की आपकी ट्रेनिंग अवधि है और उसके बाद उन्हें यहाँ पे जॉब दी जाएगी, ओके गाइस। यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जॉब दी जाएगी। तो देन इसके बाद आपकी सैलरी भी डिसाइड की जाएगी। ये है आपका एनएम, ओके, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका जो यानी लोक कल्याण स्वास्थ्य विभाग है मध्य प्रदेश का, उसके द्वारा यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाती है। यानी आप जिस विभाग में काम करना यानी करने वाले हो उसके लिए यहाँ पे आपको तैयार किया जाता है। देन उसके बाद आप लोगों को जहाँ जहाँ भी रिक्त स्थान है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग करवाई जाती है, ओके। तो ये एक प्रकार से कहना चाहिए तो गोल्डन चांस है, यानी आप लोगों को जो आपका ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को यहाँ पे जॉब मिलना कंफर्म है, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप समझ गए होंगे आपका जो एनएम कोर्स है वो वाकई में क्या है ये, यानी जैसे ही इसकी वैकेंसी निकलती है आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से बता दूँ आपको, महिलाओं के लिए गोल्डन चांस है। वो अपना खुद का यहाँ पे जॉब कर सकते हैं और यहाँ पे उनको एक अच्छा यानी बैकग्राउंड मिल सकता है, ओके, खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए, ओके।
यहाँ पे अब बात करेंगे प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थित अनिवार्य। ओके, तो सबसे पहले बात बता दूं आपको, आपके लिए जो प्रशिक्षण केंद्र है वो 8 प्रशिक्षण केंद्र है। कितने? 8 है। यानी इन 8 प्रशिक्षण केंद्रों में से आपको कोई भी एक प्रशिक्षण केंद्र आवंटित हो सकता है। ओके गाइस, वो आपके नंबर अनुसार आपको आपके जो है प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे आवंटित करेंगे। देन इम्पॉर्टेंट सबसे नियम यहाँ पे जानेंगे। ओके, तो आपके जो देखिए सबसे पहले बात बता दूं, यहाँ पे जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को कब क्लियर करवाऊंगा मैं? जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती। देखिए अभी सबसे पहले तो आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपकी आंसर की आएगी। ओके, देन ये आंसर की आपकी आप मिलाओगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि विभाग के द्वारा ज़बरदस्ती आपके नंबर काटे गए हैं या कोई क्वेश्चन सही था और वहाँ पे हमको गलत गलत कर दिया गया ज़बरदस्ती, तो आप उनके यानी आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाएगा ऑब्जेक्शन की। ओके, कैसे करना है वो भी यहाँ पे आप लोगों को हम ही बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। ओके, देन आपकी जैसे ही आंसर की और ऑब्जेक्शन आप कर लेते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ओके, आपका रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी और उन मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट को यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र अलॉटेड किए जाएंगे। ओके, आप समझ गए होंगे, इतनी प्रोसेस आपकी होगी। तो ये जो काउंसलिंग की प्रोसेस होगी ये भी आपकी MP ऑनलाइन के द्वारा होगी। देन यहाँ पे वो जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना है। ओके गाइस, अभी रूल बुक समझते हैं हम लोग। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रूल बुक है वो क्या है। ओके, तो चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या आप लोगों को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। आप जिस भी श्रेणी से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, चाहे EWS हो, आपको आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ओके, ये आपका रूल बुक का नियम कहता है। देन बात करेंगे हम लोग आगे। तो आगे आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके, सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र आपके पास आवश्यक होना चाहिए। देन यहाँ पे बात करेंगे आगे। तो आगे आपका है एक इसी नियम पुस्तिका में दिए गए प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता पिता दोनों जीवित हो न हो तो वैध अभिभावक का शपथ प्रमाण पत्र। ओके, यानी आपको जो आपका पालन पोषण कर रहा हो उसका यहाँ पे शपथ पत्र आपको लगेगा। ये सब आपकी कब की प्रोसेस है? आपके एडमिशन के दौरान की प्रोसेस है। ओके, विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ पत्र उसके पति के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ओके गाइस, इम्पोर्टेंट आशा कार्यकर्ता वालों के लिए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिन भी महिला साथियों ने जो कि आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है या कार्य कर रहे हैं, उनको 3 वर्ष से अधिक का अनुभव प्रमाण पत्र खंड चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करना होगा। यानी आप अपना ये सर्टिफिकेट बना लोगे खंड चिकित्सा अधिकारी के पास से। ओके, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 3 साल का अनुभव पत्र कि हम इतने साल तक काम किया है, इसका 3 वर्ष का हमको सर्टिफिकेट चाहिए। देन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आगे बात करेंगे गाइस। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अनिवार्य रूल, ओके, चयनों उपरांत PTS परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी देखिए जैसे ही आपका चयन हो जाता है, देन आपका एडमिशन हो जाता है और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती, उसके बाद आपकी एक एग्ज़ाम होगी। कब? 3 महीने बाद। ओके, आपकी ट्रेनिंग के जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाते हैं वैसे ही आपकी एक एग्ज़ाम होगी और उस एग्ज़ाम का नाम है आपका PTS। क्या नाम है गाइस? PTS। तो ये PTS एग्ज़ाम क्या होती है ये बता दूं आपको, प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा। यानी ये परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो जाता है। वो ये आपकी जो परीक्षा है वो इसलिए लिया जाता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग के लिए
वो इसमें यानी सक्षम है या नहीं इस जॉब को करने के लिए, वो यहाँ पे आप लोगों को चेक करता है। देन यहाँ पे बता दूँ आपकी पीटीएस एग्ज़ाम की जो पूरी जानकारी है वो और उसकी तैयारी कैसे की जाती है, ये यहाँ पे यानी क्या क्या आप लोगों को पूछेगा, कैसे आपका पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, वो भी हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। बस हमारे साथ आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। और जिस साथी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एनएम की कितनी भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पे बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करवाई जाएगी। ओके गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल था ये आपका पीटीएस एग्ज़ाम, ओके, प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन बात करेंगे यहाँ पे प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष अनिवार्य शासकीय सेवा आप लोगों को देना होगा। जैसे ही आपका प्रशिक्षण अवधि समाप्त हो जाती है, देन आपको क्या होगा, आपको प्रशिक्षण जैसे ही समाप्त हो जाता है वैसे ही आपको अलग अलग जैसे बता दूँ यहाँ पे देखिए, जिला स्वास्थ्य समिति हो गया या कोई भी यानी राज्य स्वास्थ्य समिति, उसमें आप लोगों को जॉब दे देगा ये, ओके। देन वो संविदा नियुक्ति के लिए भी विचार कर सकता है, देन यहाँ पे आपको नियमित भी कर सकता है, ओके, वो उनकी मर्जी होगी। यानी रेगुलर, नियमित यानी रेगुलर भी कर सकता है या संयुक्त संविदा के तौर पे भी आपको यहाँ पे जॉब दे सकता है। तो आप लोगों को कह रहा है कि जैसे ही जॉब आपको दिया जाएगा तो वो जॉब आपको 3 वर्ष तक करना है, आप 3 वर्ष के पहले छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पे आप लोगों को उसकी सैलरी भी दी जाएगी, आपको मुफ्त में करवाया नहीं जाएगा जॉब, ओके गाइस, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कितनी सैलरी दी जाएगी ये भी आप लोगों को बताया जाएगा, ओके, टेंशन ना लीजिए आप लोग। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट और नियम बता दूँ जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये आपके जो है 8 प्रशिक्षण केंद्र है, जैसे बैतूल है, सीहोर है, धार है, बुरहानपुर है, शिवपुरी है, मंडला है, शहडोल है, पन्ना है, ओके, कुल 8 आपके प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पे आप लोगों की सीटें यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है। देन यहाँ पे आप लोगों को प्रशिक्षण करवाया जाएगा, ओके गाइस। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आगे इन नियमों को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये नियम आपके क्या है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नियम के बारे में हम लोग। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें। पहला नियम क्या कहता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होगी, तो ये तो आप लोगों को भली बात ही है। देन प्रशिक्षण अवधि में यानी ट्रेनिंग के दौरान छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे जो भी नियम बनेंगे उनके नियम का पालन करना होगा, अनुशासन में आपको रहना होगा। देन आपका तीसरा इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट, आपको जैसे जो महिला यह कोर्स कर रही है और वह महिला विवाहित है, ओके, तो उनको इम्पॉर्टेंट नोट डाउन करना होगा कि जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपका प्रशिक्षण चल रहा है, उस अवधि में आप विवाह यानी आप गर्भधारण करना नहीं, यानी गर्भधारण आप नहीं कर सकते, ओके, ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना होगा, ओके। यानी देखिए, प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जाएगी, आपको बिल्कुल यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देगा वो, और तो ये आप लोगों को सावधानी बरतना है। देन बात करेंगे हम लोग 4th नियम की, प्रत्येक वर्ष के पश्चात केवल 1 माह का ही अवकाश मिलेगा, ओके, प्रशिक्षण के दौरान आपको प्रत्येक वर्ष के पश्चात केवल 1 माह का ही अवकाश मिलेगा। यानी आप एक वर्ष में केवल 30 दिन का अवकाश ले सकते हो, एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश, इस प्रकार कुल 40, ओके, कुल 40 दिवस आप लोग यहाँ पे अवकाश ले सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप सिर्फ ये छुट्टियाँ या अवकाश ज़रूरत पर ही यूज़ करें, जैसे आपको किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो गया, ताकि आपकी छुट्टियाँ आवश्यक रूप में यानी इमरजेंसी के समय आपको काम में आए। देन बात करेंगे 5वां नियम आपका, प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय गणवेश पहनना अनिवार्य होगा, जो ड्रेस बनेगा वो आप लोगों को पहनना पड़ेगा। देन 6वां नियम, छात्राओं को कार्य ड्यूटी समय पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये आप लोगों को ध्यान रहे, ओके। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना होगा, यहाँ पे मेस आपको मिलेगा, भोजन की सुविधा मिलेगी और वो भोजन आपको करना होगा, ओके। 8वां नियम कहता है कि छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में
उनके माता पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किए गए व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जाएगी। जैसा कि बता दूं आपको मैं, आपका जैसे ही प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे एडमिशन होगा उस समय आपको रिश्तेदारों के नाम मांगा जाएगा या आपसे परिचित लोगों के कि आप किन किन से मिलते रहोगे, या ये आप लोगों को पहले से ही यहाँ पे लिखित में मांग लेगा और उन्हीं व्यक्तियों को मिलने की यहाँ पे अनुमति दी जाएगी, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो या अदर रिश्तेदार। अगर उनका नाम यहाँ पे लिखित में देते हो आप पहले, ओके, जैसे ही एडमिशन होता है आपका तब ही आप उनको मिलने दिया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रख लोगे। देन अगला बता दूं, प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। ये आप लोगों को नोट डाउन करना है कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षणार्थी को 2 वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति दे होगी, यानी 2 साल तक आपको यहाँ पे छात्रवृत्ति भी दिया जाएगा। देन गाइस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आपका देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए जितने इंपॉर्टेंट है अभी वो रूल यहाँ पे बता देंगे। देन आपका जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तब आप लोगों को डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी और कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है वो भी बताया जाएगा। अभी नियम समझ जाएंगे बस हम लोग मात्र, ओके। तो हम लोग आए थे 10वें नियम पे, ओके। प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन के लिए अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था, ओके। यानी 1 सप्ताह में केवल 1 बार आप अपने माता पिता से मिल सकते हो और बड़े त्योहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकती है। जैसे आपका होली हो गया, कोई भी बड़ा त्यौहार, ओके, दिवाली हो गया, इन पे आप मिलने के लिए घर आ सकते हो, ओके। देन आगे बात करेंगे हम। तो आगे आपका छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा, ओके। यहाँ पे आप लोगों को जैसे बाहर घूमने जाना है उसके लिए आपको एक पास दिया जाएगा, ओके। इस पास के अनुसार आप बाहर घूम सकते हो, लेकिन जैसे ही आपको बता दूं यहाँ पे संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना होगा। बात करेंगे छात्राओं बाहर आने जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, ओके, किसी भी काम से जाते हो, तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा नाम रजिस्टर होगा। देन हस्ताक्षर भी होगी आपकी कि आप अपनी अनुमति के द्वारा ही यहाँ से गए हो, ओके। 13 नंबर का है आपका प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र से दूसरे प्रशिक्षण केंद्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है, ओके। अगर आपका मान लो जो अलॉटेड हुआ है प्रशिक्षण केंद्र, चाहे वो बैतूल हो चाहे कोई अदर डिस्ट्रिक्ट, तो वहीं पे ही आपका प्रशिक्षण होगा, स्थानांतरण का कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 14 नंबर का रूल है, उपरोक्त निर्देशों शर्तों का कड़ाई से पालन न करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जाएगा, ओके। तो आप लोगों को सभी नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा, वरना यहाँ पे निष्कासित कर दिया जाएगा। बात करते हैं 15 नंबर, उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाए गए नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। देन यहाँ पे आप लोगों का 16 नंबर का देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षण उपरांत उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश शासन के अधीन 3 वर्ष तक शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा, ओके गाइस। यहाँ पे छात्राओं को 10,000 रुपये का बॉन्ड, ओके, भरना अनिवार्य है, ओके। इस हेतु छात्राओं को 10,000 का बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा, ओके। तो जो 3 वर्ष तक का शासकीय आपको सेवा है उसमें 10,000 रुपये का बॉन्ड भरना होगा, ये आप लोगों को ध्यान रहे। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका है गाइस, यहाँ पे देखिए, प्रशिक्षणार्थियों को चयन उपरांत 3 माह पश्चात पीटीएस परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, जो बताया था आप लोगों को मैंने, ओके। प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन होने पर निर्धारित दिनांक तक उपस्थित होना भी अनिवार्य है आप लोगों को। आवंटन के पश्चात प्रशिक्षण में उपस्थित होने के उपरांत अवकाश पर जाने के पूर्व चिकित्सा प्रमाण पत्र या अवकाश आवेदन स्वीकृति कराना होगा। अगला आपका है 10 दिवस की अनाधिकृत अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जाएगा। 10 दिन से अधिक की छुट्टी आप लोग नहीं ले सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को लिमिट
यानी 10 दिन के पहले ही आप लोगों को अवकाश से आ जाना होगा, अगर अवकाश आप लोग लेते हो। ओके गाइस, तो यह थे, आपको बता दूं कुछ इम्पोर्टेंट नियम जो कि आपके ट्रेनिंग के दौरान होंगे। ओके, बता दूं अब आप सभी साथियों के लिए यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड किया गया है, और यहाँ पे काफ़ी साथियों के द्वारा जो कि एग्ज़ाम संपूर्ण होने के पहले ही कट ऑफ बना दिया जा रहा था। जैसे ही एक दिन का पेपर आया तो उनने डिसाइड कर दिया कि इस दिन का कट ऑफ इस तरह से जाएगा और उस दिन का उस तरह से जाएगा। तो गाइस, इस तरह से कोई भी कट ऑफ नहीं जाती है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स यहाँ पे डिक्लेयर होना चाहिए कि कितने, यानी आपकी जितनी शिफ्ट हुई है या जितने दिन आपका एग्ज़ाम चला है, उन 3 दिनों में कैसे कैसे मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट ने लाए हैं वो डिपेंड करता है। देन यहाँ पे सभी साथी को बता दूँ, ये बिल्कुल पूरे मार्क्स यहाँ पे आप लोगों के एनालिसिस किए गए हैं। अभी तक 3 दिन तक जो एग्ज़ाम चला है उसका मार्क्स यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। देन बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों की जो सीटें हैं, ओके, उनके अनुसार भी यहाँ पे देखा गया है कि क्या रह सकती है आप लोगों की कट ऑफ। देन यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का दावा नहीं करूँगा कि ये कट ऑफ रियल में सही है या नहीं, ये एक प्रकार का अनुमान है। यहाँ पे बाद में आप लोग कट ऑफ करो यानी कमेंट्स करोगे कि सर आपने जो कट ऑफ बताया था वो गलत है, और आप लोगों का जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी अलग है। तो बता दूँ यहाँ पे कि आपके जो कट ऑफ है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। देन जैसे कि अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं, किसी शिफ्ट में आपका पेपर नॉर्मल था, किसी में हार्ड था, तो यहाँ पे आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जिसमें कुछ साथियों के नंबर बढ़ेंगे, कुछ के घटेंगे। ओके गाइस, तो उसके अनुसार आपका कट ऑफ और भी आगे या कम या ज़्यादा हो सकता है। अभी मैं जो मार्क्स स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं और जो आपकी सीटें अवेलेबल है उसके अनुसार यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड किया है। ओके, तो यहाँ पे सभी साथियों को फिर से एक बार कहूँगा कि ये आपका संभावित कट ऑफ है और एक्सेप्टेड कट ऑफ है। ओके, तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते कि इतनी ही कट ऑफ जाएंगी। बाकी आप लोगों को बता दूँ, आप सभी साथियों के लिए कट ऑफ यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। जैसे कि आप सभी साथी कमेंट कर रहे थे काफ़ी, और उन साथियों को एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो साथी मार्क्स अच्छे गेन नहीं कर पाए हैं तो वो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अगला मौका आपके पास है और उसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का कट ऑफ यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देन सभी साथियों को चाहूँगा कि ये जो वीडियो है आप लोगों का अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि समय समय पे आप लोगों को सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए गाइस, महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2021 कट ऑफ मार्क्स 2 भागों में डिसाइड किया है। यहाँ पे हमने सामान्य प्रशिक्षणार्थी जैसा कि सभी कैटेगरी वाले, और देन यहाँ पे अलग से डिसाइड किया है हम लोगों ने आशा कार्यकर्ता, जैसे कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए आपके लिए अलग से सीट को रिजर्व कर दिया है इन्होंने, तो उनके लिए अलग से कट ऑफ यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया है। ओके, उनके सीटों के अनुसार, जैसा कि चलिए यहाँ पे बता दूँ, सीटों का भी आपको एक्सप्लेन जो है पहले कर चुका था मैंने, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ओके, जो आपका EWS कैटेगरी है उसके लिए 22 सीटें यहाँ पे रिजर्व है। ओके, देन बता दूँ आशा कार्यकर्ता EWS जो भी कैंडिडेट है उसके लिए कोई सीट नहीं है। यहाँ पे अनारक्षित यानी जनरल वालों की बात कर दूँ तो ये 44 सीटें आपकी है। ओके, और देन आशा कार्यकर्ता वालों के लिए 16 सीटें, यानी टोटल 60 सीटें आप लोगों की जनरल वालों के लिए, आशा और नॉर्मल वालों को मिला के। देन यहाँ पे बात करेंगे ST कैंडिडेट, ओके, अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट, यहाँ पे इनकी सीटें 30 है। ओके, खुली प्रतियोगिता वालों के लिए यानी ओपन वालों के लिए, और आशा वालों के लिए 14 है। ओके, देन टोटल आपकी 44 होती है। देन आपकी बता दूँ अनुसूचित जाति यानी SC कैंडिडेट वालों की, तो यहाँ पे 28 खुली यानी ओपन प्रतियोगिता वालों के लिए है। देन यहाँ पे मात्र 8 सीटें हैं आशा कार्यकर्ता वालों के लिए। देन टोटल आपकी 36 बनती है। अगला है आपका OBC कैंडिडेट जिसकी सीटें हैं 44, और यहाँ पे आपका 44 सीटें आपकी है क्या खुली प्रतियोगिता, और आशा कार्यकर्ता 14 सीटें OBC वालों के लिए। टोटल आपकी 58 सीटें बनती है इस प्रकार। तो यहाँ पे देखिए टोटल सीटें आपकी कितनी 220 बन गई। ओके, सबसे ज़्यादा अनारक्षित वालों के लिए है और OBC वालों के लिए। तो बढ़ते हैं अब कट ऑफ की ओर, आपको समझ में आ गया होगा आपकी सीटों के बारे में।
ओके, तो चलिए कट ऑफ चर्चा करेंगे गाइस हम लोग। चलिए, तो ये रही आपकी कट ऑफ। और कट ऑफ कैसे यहाँ पे डिसाइड किया है तो बता दूं, सामान्य प्रशिक्षणार्थी यानी जो खुली प्रतियोगिता वाले हैं और आशा कार्यकर्ता वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जैसा कि बताया था मैंने कि जो EWS है, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, ओके, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र है उनके लिए यहाँ पे आशा कार्यकर्ता के कोई भी पद नहीं है। देन यहाँ पे इनकी बात कर लूँ तो इनका जो कट ऑफ जानने वाला है खुली यानी सामान्य प्रशिक्षणार्थी का, EWS वालों का, तो वो आपका 75 से 85, ओके, 75 से 85 के बीच में रहने वाला है, यानी 85 तक भी जा सकता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 75 से स्टार्ट होके 85 तक आप लोगों का, ये आप लोगों का जा सकता है, ओके, कट ऑफ। देन यहाँ पे जनरल वाले कैंडिडेट की बात कर लूँ तो जनरल वाले साथियों का जैसे कि बता दूँ, यहाँ पे जो खुली प्रतियोगिता वाले स्टूडेंट है, ओपन वाले, उनका जा सकता है यहाँ पे 80 से 95 तक, ओके, 80 से 95 यानी 80 से 95 तक आपका रह सकता है जनरल वालों का। देन यहाँ पे 85 से 90 आपके आशा कार्यकर्ता का रह सकता है जनरल वालों का। बढ़ेंगे ओबीसी कैंडिडेट की ओर तो अदर बैकवर्ड से जो है उनका, ओबीसी वालों का, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों का, उनका जा सकता है 69 से 95, ओके। हम कंफर्म नहीं कर रहे कि इतना ही रहेगा लेकिन जा सकता है, ओके। 69 से 85 के बीच में यहाँ पे रहने वाला है, ओके, नॉर्मल स्टूडेंट्स का। और आशा कार्यकर्ता लोगों का कितना जाएगा तो ये 75 से 80, ओके गाइस। देन आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका है एसटी कैंडिडेट का। एसटी कैंडिडेट आपके जो है 65 से 80 नंबर वाले कैंडिडेट यहाँ पे सिक्योर हो सकते हैं। देन आपके आशा कार्यकर्ता जो है एसटी वाले आशा कार्यकर्ता, उनका 65 से 75 पे सिक्योर रह सकता है। देन अंत में बात करेंगे हम लोग, ओके, शेड्यूल कास्ट की, ओके, एससी वालों की। ये आपका 68 से जाने वाला है 75 तक, ओके। और आशा कार्यकर्ता वालों का ज़्यादा जाएगा, जैसे कि उनकी सीटें काफ़ी कम है, 8 सीटें हैं जहाँ तक, ओके, तो इनका जाएगा आपका 70 से 75, ओके। तो इतना था आप लोगों का कट ऑफ। आशा करता हूँ आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। देन जिन साथियों ने अभी जो कम नंबर प्राप्त किया है उनको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोगों को संघर्ष करते रहना है, और जैसा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ओके। क्या कमी रह गई है देखो, सुधार करो और फिर से खड़े हो जाओ और मेहनत करो, ओके गाइस। थैंक यू, आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोग सभी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को तक पहुंचाते रहेंगे। किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हो, आपके एग्ज़ाम से, आपके एडमिशन से, आपके काउंसलिंग से, हम आपके साथ जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। थैंक यू।